हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। कहते हैं किस्मत एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन लगन से काम करो तो किस्मत एक दिन जरूर बदलती है, फिर चाहे बात एक इंसान की हो या पूरे देश की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो क्षेत्रफल के मामले में दिल्ली और इस्लामाबाद जैसे शहरों से भी छोटा है, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल के मामले में ये छोटा सा देश भारत पाकिस्तान जैसे कई देशों से कई गुना आगे है। जीरो करप्शन, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट और जीरो क्राइम वाले इस देश में पैसा इतना है कि लोग बड़े आलीशान जिंदगी बिताते हैं। ये देश हमेशा से ही ऐसा नहीं था। एक समय वो भी था कि जब इस देश में लोगों के पास रहने को पक्का मकान नहीं था, खाने को ढंग का खाना नहीं था, हर तरफ बेरोजगारी का माहौल था। ड्रग्स बेचना और खरीदना तो सब्जी बेचने और खरीदने जितना आसान था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश में ऐसा क्या हुआ जो ये जीरो से हीरो बन गया। आज हम आपको अपने इस वीडियो में सिंगापुर की इसी एक कामयाब कहानी के बारे में बताएंगे, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सिंगापुर की एक शानदार सफर पर। ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। जी हाँ, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई तो बिजनेस करने के लिए थी, लेकिन समय के साथ यहाँ अपनी हुकूमत चलाने लगी और ये हुकूमत भी पूरे 200 सालों तक चलती रही। खैर, हम सिंगापुर की तरफ आते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेस्ट ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी। इस कंपनी ने साउथ ईस्ट इंडिया के समुद्री क्षेत्र को अपना ट्रेडिंग रूट बना लिया। ये रूट कंपनी को मुनाफे की नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा था। उस समय अकेले इसी रूट से कंपनी 50% तक मुनाफा इकट्ठा कर रही थी। अब इतना फायदा हो तो भला कौन उस रूट को अपने हाथ से जाने देगा। इसीलिए ब्रिटिश के एक ऑफिसर सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने इस क्षेत्र के एक छोटे से भाग पर एक सी पोर्ट स्थापित किया। आपको बता दें कि ये वही क्षेत्र था जिसे आप आज के समय में सिंगापुर के रूप में जानते हैं। ब्रिटिशर्स ने इस पोर्ट को टैक्स फ्री रखा और इसीलिए ये पोर्ट दुनिया भर के लोगों की नजरों में आ गया और ज्यादातर ट्रेडिंग यहीं से होने लगी और उनका खूब मुनाफा इस पोर्ट के जरिए होने लगा। लेकिन ट्रेडर्स के मुनाफे को भुला दिया जाए तो यहाँ रहने वाले लोगों की हालत दिन ब दिन खराब होती ही जा रही थी। ना तो लोगों के पास ढंग का रोजगार था, ना ही एक बेहतर जिंदगी। ये तो कुछ भी नहीं था। आने वाले समय तो आम जनता के लिए और ज्यादा भारी होने वाला था। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। उस समय सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था। उस समय सिंगापुर में ब्रिटेनी सेनाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहा करती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी साल 1942 में जब जापान ने सिंगापुर पर हमला बोला तो इस बुरे वक्त में ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिंगापुर के काम आई, ना ही ब्रिटेन की सेना। सबने सिंगापुर का हाथ छोड़ दिया। यहीं से सिंगापुर के लोगों में ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा भर गया। अब जापान ने ब्रिटेन को करारी शिकस्त देते हुए सिंगापुर पर कब्जा कर लिया और इस तरह ब्रिटेन की कैद से आजाद हुआ सिंगापुर जापान की कैद में चला गया। इसके लगभग 2 से 3 साल बाद यानी साल 1944 से 45 में अमेरिकी सेना ने जापान से बदला लेने के इरादे से सिंगापुर पर हमला बोल दिया और इस हमले में सिंगापुर पर जोरदार बमबारी भी की गई। इससे सिंगापुर बुरी तरह से तबाह हो गया, पोर्ट भी तबाह हो गए और सभी बिजनेसेस लगभग चौपट हो गए। लेकिन ये बर्बादी असल में सिंगापुर की नई कहानी गढ़ने वाली थी, क्योंकि इसी बर्बादी के बाद सिंगापुर को उसका हीरो ली मिलने वाला था। ली का जन्म 16 सितंबर 1923 को हुआ। उनका पूरा नाम तो ली कुआन यू था, लेकिन क्योंकि बचपन से ही वो बहुत तेज थे और काफी स्मार्ट भी, उस समय तक भी सिंगापुर मलेशिया के साथ बंधा हुआ था और तब इस क्षेत्र को मलाया के नाम से जाना जाता था। बर्बादी की चिंगारी ने लोगों के मन में ब्रिटिशर्स के लिए नफरत भर दी। तब यहाँ के लोगों को ली में एक अलग चमक नजर आई। वो समझ गए थे कि अब अगर कोई इस देश को सुधार सकता है तो वो ली ही है। इसीलिए लोगों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया। दोस्तों, लोगों के भरोसे को देखते हुए ली ने भी कमान संभाल ली और साल 1954 में पीपल्स एक्शन पार्टी की स्थापना की और साल 1959 में ली बन गए मलाया के प्रधानमंत्री। लेकिन ली के प्रधानमंत्री बनने के कुछ सालों बाद ही मलेशिया और सिंगापुर के बीच विवाद शुरू हो गए। कभी राजनीतिक विवाद तो कभी धार्मिक। इन्हीं विवादों के चलते 9 अगस्त 1965 को मलेशिया और सिंगापुर अलग हो गए। इस तरह दूसरे के कब्जे में रहा सिंगापुर एक आजाद देश बन गया। लेकिन इस विभाजन के बाद से देश की हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब ना तो लोगों के पास कोई रोजगार था, ना ही रहने को ढंग का घर, यहाँ तक कि खाने के लिए भी लोग परेशान होने लगे। सिंगापुर को गरीबी और भुखमरी और डिप्रेशन ने जकड़ लिया। इसके चलते लोग ड्रग्स के आदी होने लगे। शिक्षा से तो जैसे दूर दूर तक लोगों का कोई नाता ही नहीं था। ऊपर से महंगाई उन्हें हर रोज मार रही थी। लेकिन ली भी हार मानने वाले नहीं थे। ली का मानना था कि अगर देश को पटरी पर लाना है तो शुरुआत जीरो से करनी होगी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की आम जनता से। लोगों को सही दिशा में लाने के लिए उनकी बुरी आदतों को छुड़वाया गया। ड्रग्स बेचने वालों को पकड़कर सजा दी गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रग्स लेने वालों
वालों को माफ कर दिया गया। ड्रग्स लेने वालों को भी सजा दी गई। इसके बाद भी जो नहीं माना उसे सीधा फांसी देकर दुनिया से आजाद कर दिया गया। ली नहीं चाहते थे कि अगर असर दिखने से पहले लोग उनके काम में अपनी टांग अड़ाए, इसीलिए उन्होंने लोगों से बोलने का अधिकार छीन लिया। बोलने का अधिकार से हमारा मतलब ये नहीं है कि उनको चुप कर दिया गया, बल्कि वो कोई हंगामा ना करे, समय आने से पहले कोई सवाल ना पूछे, इस पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही लोगों से कमेटी बनाने, मीटिंग करने जैसे हक भी कुछ समय के लिए वापस ले लिए गए। ली की बदौलत काम तो हो रहा था, लेकिन अब भी सिंगापुर विकास से कोसों दूर था, क्योंकि यहाँ अब भी कुछ ऐसा नहीं था जो सिंगापुर की किस्मत बदल सके। लेकिन ली हमेशा पॉजिटिविटी को बढ़ावा देते थे। ली इजराइल से बहुत प्रेरित थे और वो भी इजराइल की तरह सिंगापुर को छलांग मारकर सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचा देना चाहते थे, जहां से नीचे देखना भी मना हो। इसीलिए उन्होंने प्रगति का भरोसा छोड़ अपने दिमाग पर भरोसा किया और बड़ी बड़ी कंपनीज को सिंगापुर में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करने लगे। कंपनीज को सिंगापुर में इन्वेस्ट करने को आकर्षित करने के लिए ली ने उन्हें टैक्स से मुक्ति दे दी, लेकिन सिर्फ शुरुआती 10 सालों तक। उसके बाद बराबर टैक्स वसूला जाने का प्रस्ताव रखा गया। ये सुनकर कंपनीज के मन में भी लड्डू फूटने लगे और इस तरह ली ने एक बर्बाद देश को चमचमाती इमारतों वाला मुल्क बनाने की कवायद शुरू कर दी। दोस्तों, देश में सुधार करने के लिए जनसंख्या पर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। इसीलिए ली ने आबादी को कंट्रोल करने पर जोर दिया। उन्होंने सिंगापुर में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर रोक लगा दी। सख्त कानूनों की वजह से करप्शन में भी कमी आने लगी। ली जानते थे कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। उस समय सिंगापुर की लगभग 80% आबादी अशिक्षित थी, लेकिन ली ने सिंगापुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित बनाने पर बड़ी रकम खर्च की। कई स्कूल खुलवाए गए और बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य किया गया। स्कूल न जाने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी रखा गया। सिर्फ स्कूल ही नहीं, कॉलेजेस पर भी बड़ा खर्चा किया गया। लोगों के अलावा देश को भी साफ बनाने पर काम किया गया। सफाई को ध्यान में रखते हुए ली ने सिंगापुर में च्युइंगम तक को बैन कर दिया। अगर कोई च्युइंगम खाता नजर भी आ जाता था तो उसे कड़ी सजा मिलती थी। साथ ही लोगों को घरों के साथ साथ देश को भी साफ करने की अपील की गई। इसके अलावा ली ने देखा कि ज्यादातर लोगों के पास रहने को ढंग के घर नहीं है। रेजिडेंशियल सिस्टम बहुत खराब है। ज्यादातर लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपनी गुजर बसर कर रहे थे। लोगों को अच्छा घर देने के लिए भी एक पॉलिसी लेकर आए। इस पॉलिसी के जरिए ली किसी की भी जमीन को कम दामों में खरीद सकते थे। सरकार ने जमीन खरीदना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में लोगों ने ली की इस नीति का विरोध भी किया, लेकिन जब ली इन जमीन पर उनके लिए घर बनवाने लगे तो लोगों का गुस्सा शांत हो गया। हाउसिंग सिस्टम को सही करने के लिए ली ने इन जमीनों पर रहने लायक घर बनाए और लोग इन घरों को आसानी से खरीद सके। इसके लिए उनकी सैलरी का 25% सरकार के प्रोविडेंट फंड में जमा होने लगा, जिसे घर खरीदते समय दिया जाता था। इसके साथ ही सरकार भी अपना 25% पैसा लगाकर लोगों को घर खरीदने में मदद करने लगी। इससे हुआ ये कि लोगों को झुग्गी झोपड़ियों से आजादी मिल गई। ली का बिजनेस आइडिया भी काम कर रहा था। कई कंपनीज इस देश में अपना सेटअप लगा चुकी थी। इससे लोगों को रोजगार मिलने शुरू हो गए। अब ली का ध्यान था करप्शन के ऊपर और ली बहुत अच्छे से जानते थे कि करप्शन की मेन जड़ है पैसा। जब लोगों की सैलरी कम होगी तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। इसीलिए ली ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी बढ़ा दी कि उन्हें चाय पाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो दिल खोलकर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सके। सिंगापुर को इतना मजबूत बनाने में इसकी भौगोलिक स्थिति का भी बड़ा हाथ है। दरअसल सिंगापुर मलक्का वाटर स्पोर्ट्स के मुहाने पर स्थित है। ये वही जगह है जहाँ से दुनिया का लगभग 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है और इन व्यापारों का फायदा होता है सिंगापुर को। ली के कानून और सख्त नियम समय के साथ साथ बड़ा असर दिखा रहे थे। देश की हालत दिन पर दिन सुधरती जा रही थी। अब देश में झुग्गी झोपड़ियां नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आती थी। लोगों के पास अपना घर और एक मजबूत रोजगार था, जिससे इस छोटे से देश की छोटी सी आबादी काफी सुख शांति के साथ रहने लगी। धीरे धीरे सिंगापुर को ऊंची और चमचमाती इमारतों ने पूरी तरह से घेर लिया। यहाँ IT सेक्टर के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर और दूसरे कई सेक्टर्स ने कदम रखा और देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। आज के समय में देखें तो सिंगापुर दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहाँ सबसे कम करप्शन होता है। साथ ही लोगों की सुरक्षा के मामले में ये देश 5वें नंबर पर आता है। चौथी सबसे मजबूत और बड़ा इकोनॉमी वाला देश आज बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेस्ट देश है। सिर्फ यही नहीं, आज के समय में इस देश में इतने टूरिस्ट जाते हैं जितनी यहाँ की कुल आबादी भी नहीं है। आज दुनिया का हर नौजवान अपनी आंखों में सिंगापुर जाने का सपना लिए सोता है। 20वीं सदी की सबसे इंस्पिरेशनल अगर कोई सक्सेस स्टोरी है तो वो सिंगापुर देश की है और ऐसा हम नहीं बल्कि रिपोर्ट्स बताती है। आज ये देश सबसे साफ, सबसे सुरक्षित, सबसे पावरफुल और सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। सिंगापुर के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन एक सही प्रधानमंत्री के कारण आज इस देश ने इतनी तरक्की कर ली। दरअसल किसी ने सही ही कहा है कि अगर घर का मुखिया सही हो तो घर अपने आप संवर जाता है। सिंगापुर के साथ भी यही हुआ। वहाँ का रूलर दमदार था, लेकिन इससे भी ज्यादा जनता दमदार थी, जिसने हर परिस्थिति में अपने लीडर
को सपोर्ट किया और अपने देश को विकसित करने में पूरा योगदान दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि सिंगापुर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हैं सिंगापुर, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।